नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी 2020 की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत तृतीय प्रश्न पत्र यानी विज्ञान एवं तकनीकी का जो पाठ्यक्रम है वो हम पूर्ण कर रहे हैं। इकाई 1 में हम कार्य, बल, ऊर्जा, इकाई और माप, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, इन सबको पूर्ण करने के बाद हम प्रकाश का जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं। तो प्रकाश से संबंधित आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन हम पढ़ चुके हैं और अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं उससे संबंधित टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, माध्यम के प्रकार, सघन माध्यम, विरल माध्यम, अपवर्तन के कारण, क्रांतिक कोण, अपवर्तन के नियम, दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण, निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, वस्तु का रंग निर्धारण, वस्तु का यहाँ पे प्राथमिक रंग, द्वितीयक व पूरक रंग, ये टॉपिक आज होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। और जो उत्तर लेखन का प्रयास यदि आप करना चाहते हैं, ठीक है, उत्तर लेखन आप जानते हैं मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन बहुत ही आवश्यक है और उत्तर लेखन के दम पे ही हम जो मुख्य परीक्षा है वो हम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उत्तर लेखन का अभ्यास इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो उत्तर लेखन का अभ्यास करने के लिए हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। चैनल से सभी आप कनेक्ट होइए और टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्ट होइए। तो सॉरी, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप रोजाना अपनी जो कॉपियां हैं वो भेजेंगे अपने उत्तर लेखन की। उसके लिए हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन का आप उत्तर लिख के वहाँ पे अपलोड करेंगे कहाँ पे, ग्रुप में। उसके बाद आपकी जो कॉपी है उसकी समीक्षा की जाएगी कि आपने कितना अच्छे लिखा और कितने इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे रोजाना बेसिस पे करते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आप तुरंत ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस। और ये जो पेपर होगा इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है यहाँ पे? प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन, आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एमपीएसआई का बैच है और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए एमपी पुलिस संबंधित है, और जो अन्य बैच आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है जानेंगे इससे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। किसे कहेंगे? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तब प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होगा उसे हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन।
इस नियम को और अच्छे समझने के लिए आपको माध्यम की समझ होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम माध्यम समझते हैं पहले। माध्यम के प्रकार, सघन माध्यम और विरल माध्यम। माध्यम जिसमें भी प्रकाश की जो किरण है वो ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस माध्यम के दो प्रकार हैं। माध्यम के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, एक होता है सघन माध्यम, दूसरा है विरल माध्यम। क्या होता है देखते हैं। सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम, इंग्लिश में से कहते हैं डेंसर मीडियम, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। यहाँ पे देखिए तुलना की जाती है, यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ तुलनात्मक, ठीक है, तुलनात्मक, यहाँ पे तुलना हो रही है। दो माध्यम वहां पे दिए रहेंगे, आपको वहां पे तुलना करना होगा या फिर तुलना पहले से दी हुई होगी, तब वहां पे उसको हम कहेंगे सघन या विरल, ठीक है। तुलना करने के बाद हम बोलेंगे उसको सघन या विरल। तो देखिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे वायु की तुलना में जल सघन माध्यम है, वायु की तुलना में जल सघन माध्यम। यहाँ पे देखिए ये एक एग्जाम्पल हमें मिला, वायु और जल दो माध्यम है, वायु और जल, ठीक है। इन दो में सघन कौन सा और विरल कौन सा, ये कैसे पता चलेगा, हम इसमें तुलना करेंगे, ठीक है। दो चीजों की तुलना करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं ना कि मान लीजिए ये कोई फोन है, इस फोन से कोई दूसरा फोन है, दो फोन है, तो दो फोन में अच्छा कौन है या किसके फीचर ज्यादा अच्छे हैं, तो हम उसको कैसे डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे तुलना करके। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। तो तुलना में यहाँ पे ये आएगा कि यहाँ पे वायु और जल वाले एग्जाम्पल में क्या आएगा, वायु की तुलना में जल सघन माध्यम है, ठीक है, तथा जल की तुलना में कांच सघन माध्यम है। ये कैसे हम पता कर रहे हैं, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक हो रहा है, प्रकाशीय घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक हो रहा है, वो सघन माध्यम कहला रहा है, ठीक है। और यहीं पे इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है, ठीक है, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होगा उसे विरल माध्यम कहेंगे। जैसे जैसे कांच की तुलना में जल विरल माध्यम है तथा जल की तुलना में वायु विरल माध्यम है, ठीक है। और सघन माध्यम का एक और एग्जांपल यहाँ पे था, जल की तुलना में कांच एक सघन माध्यम है, ठीक है। माध्यम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर से उसमें चलिए, इस वाली स्लाइड में चलिए। अब आप इसको एक और बार समझिए, तब आपको ये जो है इसका जो मतलब है, जो अपवर्तन है, वो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये माध्यम में जब प्रवेश करेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो इसमें जो परिवर्तन होगा, इसकी दिशा में जो परिवर्तन होगा, जैसे सघन से विरल में आएगा या विरल से सघन में जाएगा, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो सकती है, जैसे सघन से विरल में गया, सघन से गया विरल में, या फिर विरल से गया सघन में, ठीक है। इस माध्यम में यदि ये ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे संचरण करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रकाश है, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होगा, प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होगा उसी को हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसको परावर्तन से यदि तुलना करके देखें हम, तो परावर्तन में क्या हो रहा था, परावर्तन में यहाँ पे ये हो रहा था कि एक ही माध्यम में वापस चले आ रहा था, ठीक है। जैसे वायु में आया, वायु माध्यम से आप कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, फिर ये परावर्तित हो गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये परावर्तन में एक परावर्तक सतह होती थी और एक सतह क्या होती थी, पॉलिश हुई। तो यहाँ पे एक माध्यम से वही उसी माध्यम से जाके वापस हो जाता है। जैसे इस माध्यम से आए, ठीक है, यहाँ पे कोई वायु माध्यम है, ठीक है, वायु से आए और वायु में ही जाकर लौट गया, उसको बोल रहे थे हम परावर्तन, ठीक है, परावर्तन इसे बोलेंगे। और अपवर्तन क्या होगा, अपवर्तन में यहाँ पे माध्यम चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, ये टकरा के वापस चली गई ये किरण, प्रकाश की किरण, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन में, अपवर्तन यदि होगा तो यहाँ पे ये इधर निकल जाएगी, ठीक है। ये माध्यम से इधर निकल जाएगी, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ठीक है, माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, वो आगे ट्रेवल कर लेगी, आगे संचरण हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, परावर्तन में यहाँ पे उसी माध्यम में वापस आ रही थी, ठीक है। आगे समझ में, परावर्तन और अपवर्तन से तुलना करके मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं इसका सेटअप कैसे जमाते हैं, ठीक है, सेटअप वगैरह जो होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है तो प्रकाश किरण की आवृत्ति नहीं बदलती है। यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या नहीं बदलती, आवृत्ति, प्रकाश किरण की जो आवृत्ति है वो नहीं बदलती है, लेकिन उसका वेग, तरंग दैर्घ्य
और वह तीव्रता में परिवर्तन होता है। ठीक है, किस किस में परिवर्तन होगा? वेग में, तरंगदैर्घ्य में और तीव्रता, इसमें परिवर्तन होगा, लेकिन आवृत्ति में नहीं होगा। ठीक है, पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण बोलेंगे। अब यहाँ शब्दावली चालू हो रही, ठीक है, यहाँ पे अपने सारे जो ज्ञानेंद्रिय है वो चालू रखना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण है वो आपतित हो रही है। ठीक है, पहले माध्यम में यदि वो चल रही है तो उसको बोलेंगे आपतित किरण, तथा दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को बोलेंगे क्या? अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण, ये कोई ये पहला माध्यम है। ठीक है, माध्यम 1, माध्यम 2। ठीक है, माध्यम 1, माध्यम 2, ये है पहला माध्यम। यहाँ पे कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होगी तो उसको हम बोलेंगे, यदि आएगी यहाँ पे, यदि गमन करेगी तो इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक है, आया समझ में? अब जब वो क्या करेगी, आपतित किरण दूसरे माध्यम में जाएगी। ठीक है, दूसरे माध्यम में जाएगी या दूसरे माध्यम में चलेगी, तो दूसरे माध्यम में चलने वाली जो किरण रहती है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ यानी रेफ्रैक्टिंग सरफेस, जो जहां से होकर ये इनकी दिशा बदल रही है। ठीक है, जहां से होने के बाद इनकी दिशा बदल रही है। यहाँ से देखिए, ये माध्यम 1 है, यहाँ तक आई ये प्रकाश की किरण। ठीक है, आपतित जो किरण है, लेकिन यहाँ पे है एक क्या है ये? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, तो ये क्या होता है? यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ इन दोनों के बीच का एक जो इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो होता है, वो पृष्ठ होता है कि अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, जो लाइन यहाँ पे सेपरेट कर रही है ना इसको, ठीक है, वो उसको बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो शब्दावली है, अपवर्तक पृष्ठ यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसके लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे ये है क्या? अपवर्तक पृष्ठ। यहाँ पे अभिलंब के लिए मैं आपको एक दूसरा चित्र बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस वाले इसमें देखिए, ये है अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत में यदि खींचेंगे, कोई रेखा खींचेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? अभिलंब। क्या कहलाएगा? अभिलंब। ये देखिए, अपवर्तक पृष्ठ है, इसके लंबवत यदि हम खींचेंगे कोई रेखा, तो ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। इसको हम बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, आगे समझ में? अब देखते हैं आगे, आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाएगा। ठीक है, ये आपतित किरण है, यहाँ पे देखिए इस वाले चित्र में, ये आपतित किरण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बन रहा है कोण, उसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, क्या बताया मैंने यहाँ पे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण बोलेंगे, तथा इसके बाद देखते हैं, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, या अपवर्तित किरण ये हो गई, ये आपतित किरण थी, ये क्या है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। ठीक है, ये वाला जो अभिलंब है यहाँ पे देखिए, ये क्या है? अभिलंब। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित जो दूसरे माध्यम में जा रही है, अपवर्तित और जो अभिलंब है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण रहेगा उसको बोलेंगे हम अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण, यही है। ठीक है, इसको आर से दर्शाते हैं अपवर्तन कोण को, और जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतित कोण, उसको आई से हम दर्शाएंगे, आई से दर्शाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको आर से दर्शाते हैं अपवर्तन कोण को, और आई से इसको दर्शाते हैं आपतन कोण को। तो ये सेटअप आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलें। अब अपवर्तन का कारण जानने का प्रयास करते हैं। अपवर्तन क्यों होता है? जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई किरण जा रही है तो उसमें अपवर्तन क्यों होता है? यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरणें क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यम के गुण के आधार पर उनकी चाल में होने वाला परिवर्तन ही उनकी गति की दिशा में परिवर्तन अर्थात अपवर्तन का कारण होता है।
ठीक है। जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उनके गुण के आधार पे, माध्यम के गुण के आधार पे, किसके, माध्यम के गुण के आधार पे उनकी चाल में होने वाली परिवर्तन ही उनकी गति की दिशा में परिवर्तन अर्थात अपवर्तन का कारण होता है। ठीक है। इसीलिए हर माध्यम में हर माध्यम का गुण अलग है तो वहां पे अपवर्तन अलग अलग होगा। ठीक है। अलग अलग प्रकार से अपवर्तन के जो गुण हैं वो दर्शाते हैं प्रकाश की किरण। ठीक है। प्रकाश किरण का विरल माध्यम से सगल माध्यम में प्रवेश। ठीक है। अभी हमने पढ़ लिए ये माध्यम माध्यम हमने पढ़ लिए ना। ठीक है। ये माध्यम के प्रकार हमने देख लिए, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ये दोनों देख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में हम अभी तक ये पढ़े, अब हम उस माध्यम को डिफाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है। कि वो सघन माध्यम से आ रही है किरण, ये विरल माध्यम से आ रही है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जब प्रकाश किरण का विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश होता है तब कंडीशन क्या होती है। ठीक है। ये माध्यम यहाँ पे देखिए, इस वाले इसमें ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ठीक है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, सॉरी अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ ये देखिए, इस वाले जो टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे देखे थे, अपवर्तक पृष्ठ कहाँ गया वो, ये अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है। अपवर्तक पृष्ठ ये है, यहाँ पे देखिए ये है क्या, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है। ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये है अभिलंब। ठीक है। अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। और जो आपतित किरण ये है, ठीक है, आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण, ये वाली अपवर्तित किरण है। ये आई यहाँ पे कि ये किरण आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। ठीक है। अभिलंब और इसके बीच जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे आपतन कोण। हालांकि मैंने आपको ये अभी बता दिया, लेकिन फिर आपका यहीं पे तुरंत में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे इस वाले चित्र में भी बता रहा हूँ। ठीक है। और ये हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा, आर वाला हो जाएगा क्या, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है। ये चीजें हो गई। और ये माध्यम, पहला माध्यम क्या है, विरल माध्यम 1, और ये कौन सा, सघन, तो माध्यम 2। ठीक है। माध्यम 1 और माध्यम 2 या माध्यम 1 और माध्यम 2 इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विरल से सघन माध्यम में जब उसका प्रवेश हो प्रकाश किरण का। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन बनेगी, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है। ये वाला सेटअप की बात हो रही पूरी। ठीक है। मैं इसको मिटा दूं क्या, नहीं मिटा, चलिए देखिए आपको समझने में और आसानी होगी। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। ये जो माध्यम में जो पहले माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगी ना, इन दो, यहाँ पे इन दो कंसेप्ट के हिसाब से ही इसके जितने भी जो एग्जाम्पल है वो इन दो कंसेप्ट में ही बेस्ड है। ठीक है। यहाँ इसलिए इसको ध्यान से समझना, कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है ये आपको पता होगा तो आप आसानी से उसकी जो दिशा है वो बता सकते हैं। ठीक है। कि अभिलंब से आगे होगी, पीछे होगी, क्या होगी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विरल से सघन माध्यम में जाती है तो है अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पे देखिए ये विरल माध्यम है। ठीक है। ये ऊपर वाला कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, विरल से ये सघन में प्रवेश कर रही है। ठीक है। तो ये अभिलंब, पहले ये यदि ये ऐसी आती तो ये इस तरह निकलती। ठीक है। यदि ये मान लो कि वहां पे अपवर्तन ना होता, ऐसा कुछ मामला हो, तो यहाँ पे यदि इसको आगे खींचे तो इस तरह निकलेगी। ठीक है। इस तरह ये निकलेगी। लेकिन ये क्या हो रही है यहाँ पे, ये अभिलंब है ना। ठीक है। ये अभिलंब आपको समझ में आ रहा है, अभिलंब की ओर ये झुक जा रही है। क्या हो जा रही है, अभिलंब की ओर झुक जा रही है। तो ये यहीं पे ये आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है प्रकाश की किरण तो किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस स्थिति में आपतन कोण का मान सदैव, आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है। विरल से सघन में जाएगी तो आपतन कोण का मान सदैव क्या होगा, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होगा। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे ये कम हो जा रहा है इसका मान, अभिलंब से ही हम कोण को नाप रहे हैं। ठीक है। अभिलंब से कोण को नाप रहे हैं तो अपवर्तित जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जा रही है। तो जो एंगल है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है। एंगल कम हो जा रहा है, जो कोण है वो कम हो जा रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस स्थिति में आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है। आई ग्रेटर देन आर। ठीक है। आई बड़ा होता है हमारे से, किससे, आर से। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होगा इस वाले कंडीशन में। अब हम दूसरी कंडीशन में चलते हैं। ठीक है।
प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश। ठीक है, अब कौन से माध्यम से हो रही है यहाँ पे, इस वाले चित्र में देखिए, ये थोड़ा गरीब टाइप का चित्र समझ में आ रहा है मुझे। ये है अभिलंब, अभिलंब आप ये मत बोलना कि ये घूमता फिरता कैसा अभिलंब है, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ये है अभिलंब, ये अभिलंब है और ये अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, ये अपवर्तक पृष्ठ, और ये है आई, और ये है क्या, ये है क्या आर, ठीक है, ये आर, ये आर, ठीक है, ये आर हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, इस वाली कंडीशन में ये हो रहा है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये कौन सा माध्यम है, ये सघन ऊपर वाला सघन माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है, विरल, ठीक है, ये विरल माध्यम, ये वाला विरल माध्यम। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर विरल था इस वाले चित्र में, और यहाँ पे नीचे सघन था। अब यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीजें भी उल्टी हो जाएगी, बहुत ही आसान है, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, यदि आप पहला समझ गए तो दूसरा भी आप समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण से कम होता है। जब ये क्या होगी, सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस वाली कंडीशन में ये बताया गया। पहली में क्या हो रही थी, देखिए यहाँ पे कम यहाँ पे जो जो कण थे इसके कम थे, मतलब जो भी मॉलिक्यूल वगैरह थे वो कम थे, मतलब वहां पे जो कण थे वो दूर दूर थे, तो वहां पे दूर से आ रही थी वो, ठीक है, ये आ रही है दूर दूर कण से, ये आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये माध्यम है डेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे कण, ये समझ लीजिए इसमें जो कण है वो क्या हो रहा है, वो पास पास में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वहाँ पे जो आपतित किरण हो रही है वो जब अपवर्तित हो रही है तो किसकी ओर, अभिलंब की ओर झुक जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले कंडीशन में सघन से विरल में आ रही है, सघन से विरल में आ रही है, तो ये क्या हो रही है, ये अभिलंब से दूर हट जा रही है, क्या हो रही है, दूर हट जा रही है, इसमें पास में आ रही है, इसमें दूर हट जा रही है, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यदि इसको आपको और आसानी से समझना है, और आसानी समझ, तो मैं एक चीज आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है, ये कंडीशन, ये अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है। यहाँ पे देखिए, ये आई कोई आपतित किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, कोई किरण आई और ये ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, या फिर इधर से आई तो ये ऐसी हो गई, इधर से जाएगी तो ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है, जस्ट उल्टा हो रहा है उसमें, ठीक है, इन दोनों का जो एकदम एसेंस है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यदि इस वाली कंडीशन में आ रही है, ऐसी यदि आ रही, ऐसी आ रही, ठीक है, ये ऐसी आ रही, ऐसी आ रही, ये और ये इधर झुक रही, अभिलंब की ओर झुक रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये माध्यम को है विरल, और ये हो जाएगा क्या, सघन, ठीक है। लेकिन जब ये उल्टी होगी, ठीक है, जब वापस जाएगी, वापस जाएगी मतलब इसमें जो माध्यम हम चेंज करेंगे, तो माध्यम कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए इसकी जो दिशा है वो बदल देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको समझ में जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे जो स्थिति वो तो यही रहेगी, ठीक है, ये जो इसकी जो दिशा परिवर्तित हो रही है वैसे रहेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए, जब दूसरे साइड से जाएगी, ठीक है, दूसरी तरफ से जाएगी, जैसे सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, इस प्रकार से ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट रही है, ये अभिलंब से दूर हट रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही डिफाइन करके मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट जा रही है, ये इस प्रकार से रहेगी, ये जो किरण का जो आरेख रहेगा ना वो इसी प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे सघन से विरल में जाएगी तो ये दूर हटेगी, और विरल से ये सघन में आएगी तो ये इसके पास में आएगी, ठीक है। विरल से सघन में कैसे आई थी, ये देखिए, इसको मैं आपको एक दो बार वो करके बता दूंगा तो आपके दिमाग में खुद क्लिक होने लगेगा। ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रही थी, ये ऐसी आ रही थी, ये विरल है, विरल माध्यम से सघन में आई, सघन में आई तो क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है, अभिलंब की ओर ये झुक गई। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे इसका, अरे यार जैसे इसका उल्टा करते हो पूरे मिट गए, चलो फिर से बताया, तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे अपन, ये विरल और ये है सघन, ठीक है, ये नीचे वाला इतना वाला सघन है, ये सघन वाला एरिया, ठीक है, ये सघन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यदि उल्टा हो रहा है, यदि सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन दिए गए थे
दी गई थी कि इस स्थिति में आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण से कम होता है। अपवर्तन कोण से कम होगा ना, क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जब ये किरण आ रही है और ये इससे दूर हट जा रही है, ठीक है, सघन से विरल में जा रही है, तो जो आपतन कोण का मान जो रहेगा, आपतन कोण का मान इसके लिए चेंज हो जाएगा। आपतन कोण का मान इसके लिए, ये इधर से आ रही है, सघन से आ रही है, ठीक है, सघन से जा रही है, तो ये आप सघन से आ रही है तो आ तो इधर से रही है, ठीक है, इधर से आ रही है, सघन से जा रही है कहाँ पे? विरल में। तो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मान कम होगा, किससे? अपवर्तित किरण से, अपवर्तित किरण से। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई जो रहेगा छोटा रहेगा, किससे? साइन आर से। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया तो भी आप बता सकते हैं कमेंट में, कमेंट करके। यदि आया तो भी बताइए, नहीं आया तो भी बताइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि मुझे पता तो चले कि आप समझ में आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। यदि नहीं आ रहा तो मैं इसको और समझाने का प्रयास करूंगा। नोट देख लेते हैं। नोट क्या है? जब प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ पर, जब प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत आपतित होती, जैसे ये मान लीजिए ये कोई अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। यहाँ पे यदि जो प्रकाश की किरण है अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो रही है, यानी इस डायरेक्शन में आ रही है, डायरेक्ट, ठीक है। ये अभिलंब ये है, अभिलंब हम ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, इस वाले माध्यम में बात कर रहे हैं हम, किसमें? सघन वाले माध्यम में, सघन से विरल में अब जा रही है, तो वहां पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि यहाँ से आ रही कौन सी, किस किस एंगल से आ रही है वो? 90 डिग्री से आ रही है। यदि अभिलंब से आ रही है, ठीक है, या फिर अभिलंबवत आ रही, अभिलंबवत आ रही है, तो अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री होता है। इस स्थिति में जो प्रकाश है, वो किरण, प्रकाश किरण जो रहेगी अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, ठीक है। ऐसा ही हाँ इसमें भी होता है, ठीक है। यहाँ पे विरल से सघन हो या सघन से विरल हो, दोनों कंडीशन में यही होगा, ठीक है। विरल से सघन हो या सरल से विघन हो, विरल माध्यम हो, ठीक है, दोनों माध्यम में यदि जो आपतित किरण है अभिलंबवत आ रही है, यानी अभिलंब के कोण यानी 90 अंश से आ रही हो, तो उसका क्या नहीं होगा, उसका अपवर्तन नहीं होगा, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, ठीक है। ये कंडीशन है इसकी। आगे समझ में सारी चीजें, कब ये होगा, कब अपवर्तित होगी और कब अपवर्तित नहीं होगी, ठीक है। अपवर्तन के नियम आप जानते हैं, ठीक है। अपवर्तन के नियम देख लेते हैं। अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा रुक जाइए, अब देखिए आगे, ये है अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ ये हो गया, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ ये हो गया। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब, ठीक है। ये हो गई क्या? आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण मान लीजिए ये कौन सा माध्यम है, कोई भी माध्यम ले लीजिए, ये इस प्रकार से ये हुई, ठीक है। तो कोई भी माध्यम में यहाँ पे ये हो गया सघन, ये हो गया विरल, इस तरीके से हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये इस वाले तल में, ठीक, ये तल यानी पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ में ही होते हैं, एक ही तल में होंगे। चाहे यहाँ पे जो माध्यम है, माध्यम अदला बदली क्यों ना, यानी सघन ऊपर हो विरल नीचे हो, या विरल ऊपर हो सघन नीचे हो, इस प्रकार से भी हो। तो यहाँ पे जो कंडीशन है अपवर्तन के नियम में, ये जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है। आगे समझ में, ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम ये है, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए तथा एक वर्णीय प्रकाश के लिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है, जिससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये आपको आई होप समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये फिजिक्स की लैंग्वेज है। देखिए मैं आपको बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ इसमें। यहाँ पे
जो आपतन कोण की ज्या है, ज्या मतलब होता है साइन। ये त्रिकोणमिति आपने पढ़े हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति से संबंधित ये टर्मोलॉजी से साइन, कॉस, टेन, ठीक है, ये सब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पे साइन को बोलते हैं ज्या, हिंदी में बोलते हैं ज्या। कॉस को बोलते हैं कोज्या। इस प्रकार से वो चलती रहती है, कोज्या ही बोलते हैं ना। मुझे कंफर्म नहीं है, आप बताइए, लेकिन साइन को ज्या बोलते हैं, इतना मुझे कंफर्म। कॉस को क्या बोलते हैं, कोज्या ही बोलेंगे मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद है कोज्या ही बोलते हैं। इसके आगे जो हिंदी में रहते हैं वो तो अलग सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको यहाँ पे साइन पढ़ना है। साइन पढ़ना है तो हम साइन को क्या बोलते हैं, ज्या। तो यहाँ पे देखिए, इस वाली कंडीशन में आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे साइन वाला जो है वो यूज हो रहा है, साइन वाली टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। अब साइन क्या होता है, ये फलन होते हैं। फलन आपको पता है ना, फलन लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं ये साइन के अंदर के फंक्शन नहीं बताता हूँ, ठीक है। चलिए, जो साइन का यूज़ है वो हम देख लेते हैं सिर्फ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, किन्हीं दो माध्यम के लिए एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या जो रही, आपतन कोण की ज्या यानी साइन, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या होता है, आई, यानी साइन आई, आपतन कोण की ज्या, यह क्या हो जाएगी, साइन आई, ठीक है। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या, ठीक है, क्या हो जाएगी, साइन आई। और यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण कितना होता है, आर को अपवर्तन कोण कहते हैं, और उसकी ज्या क्या हो जाएगी, उसकी ज्या हो जाएगी साइन आर, ठीक है। अपवर्तन कोण की ज्या क्या क्या हो जाएगी, साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है, इन दोनों में एक निश्चित अनुपात होता है ना। इसके बाद जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसमें जो निश्चित अनुपात होता है उसको हम बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसे 1μ2 से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, 1μ2, ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, इस प्रकार से लिखते हैं। बराबर हो जाएगा, इसमें जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये साइन आई बटे साइन आर इसको बोलेंगे हिंदी में। तो ये इस प्रकार से ये दूसरा नियम है, ठीक है, इसका जो अनुपात रहता है वो निश्चित रहता है, ठीक है। इस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसा जैसे दर्शाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। दूसरे नियम को सर्वप्रथम किसने दिया था, 1621 में डच वैज्ञानिक स्नेल ने इसे दिया था, यानी स्नेल द्वारा इसकी स्टडी की गई थी और इसने प्रतिपादित किया था इस नियम को। तो इसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। स्नेल का नियम भी यही है, साइन आई अपन साइन आर, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इसमें निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, स्नेल का नियम, ठीक है। आगे चलें आप। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वास्तविक एवं आभासी गहराई। वास्तविक और आभासी गहराई, ये हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग इसका देखते हैं। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि यदि गिलास में पानी भरा हो तो उसकी पेंदी कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है, आपने देखा होगा। यदि आपने गौर नहीं किया तो फिर से आप गिलास में पानी भर कर देखना या भरी हुई गिलास में देखना, तो वहाँ पे उसकी पेंदी जो रहेगी कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, कब, जब गिलास में पानी भरा हो, ठीक है। कांच के आयताकार गुटके की मोटाई कम प्रतीत होती है, कांच के आयताकार गुटके की जो मोटाई है वो कम प्रतीत होती है। जल में तैरती हुई जो मछली है वास्तविक गहराई की तुलना में कम गहराई पर तैरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जो वास्तविक जो रहती है, जितनी गहराई पर तैर रही होती है उससे उससे क्या रहती है, ऊपर उठी हुई तैरती हुई दिख रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। इस प्रकार यदि सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखा जाए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिटीज है वो यहाँ पे शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो फिजिक्स की लैंग्वेज है, हिंदी में बताना चाहूँ तो जो फिजिक्स की लैंग्वेज है वो यहाँ पे शुरू हो रही है। अब देखिए, जो एग्जाम्पल हमने देखे जल वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, जल वाले एग्जाम्पल में देखे, और ये कांच के गुटके वाले एग्जाम्पल में देखे, और जो मछली तैर रही है तो वो भी जल वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जल, और ऊपर हम देख रहे हैं वायु। तो यहाँ पे देखिए माध्यम में, देखिए माध्यम जो हमने पढ़े ना, माध्यम के अनुसार हम देखेंगे सर। इस प्रकार यदि सघन माध्यम में स्थित वस्तु विरल माध्यम से देखी जाए या
सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखे तो वस्तु ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे यही हो रहा था। यहाँ पे क्या था, ये जल, ये ग्लास है, यहाँ पे जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ठीक है, तो ये है वायु और ये है क्या, जल। ठीक है, हमारा जो माध्यम है, पहला माध्यम क्या है, माध्यम एक, ये है माध्यम एक और ये है माध्यम दो। ठीक है, माध्यम एक और माध्यम दो। यहाँ पे देखिए वायु की जल की तुलना में वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो घनत्व यदि कम होगा, प्रकाशिक घनत्व यहाँ पे कम होगा, तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, हमने पढ़ चुके हैं, विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, प्रकाशीय जो घनत्व है वो वायु की तुलना में अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम विरल माध्यम समझ में आ गया। ठीक है, सघन और विरल माध्यम आपको समझ में आ गया है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सघन और विरल में देखिए, विरल से यदि हम वस्तु को देख रहे हैं, विरल से सघन में देख रहे हैं। ठीक है, विरल से हम देख रहे हैं किसमें, सघन में, तो वस्तु हमें ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती। ठीक है, यही हम, ये जो उठी हुई दिखाई देगी उसको बोलेंगे आभासी गहराई, और जो वास्तविक गहराई जहाँ पे वो रखी रहती है वस्तु। ठीक है, जैसे हम जल की पेंदी हम देख रहे हैं, जल की पेंदी की स्थिति जो है वो वास्तविक रहेगी, और जो उठी हुई दिखाई देगी हम उसको बोलेंगे आभासी गहराई हम उसको बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, आगे समझ में। इसी प्रकार यदि विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन माध्यम से देखा जाए तो वह है वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर दिखाई देती है। इसी प्रकार यदि हम उल्टा करेंगे इसका, ठीक है, ये जल वाले माध्यम में क्या कि विरल से सघन में देख रहे थे, अब क्या करेंगे हम, यदि उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा यदि कर देंगे तो क्या होगा, यदि हम मान लीजिए हम अंदर है, ठीक है, पानी के अंदर है, या पानी के अंदर से हम देख रहे हैं, या कोई व्यक्ति देख रहा है पानी के अंदर से, इस वाले कंडीशन में देखिए, इस वाले कंडीशन में देखिए। ठीक है, ये है आंख। ठीक है, ये मान लीजिए आंख है। ठीक है, ये आंख है, तो ये है क्या, यहाँ पे ये माध्यम है, एक सघन माध्यम है। ठीक है, ये माध्यम क्या है, सघन है, और ये क्या है, विरल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि यदि विरल माध्यम में ये वस्तु रखी है, ये कोई वस्तु रखी है। ठीक है, विरल माध्यम में कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है। ठीक है, ये वस्तु रखी है, तो विरल माध्यम में रखी वस्तु को सघन माध्यम से देखेंगे तो वह वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर दिखाई देती है। ये यहाँ पे कहाँ से दिखाई देगी हमको, यहाँ से, ये वाली से हमको दिखाई देगी। ठीक है, वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर दिखाई देती है, इसका उल्टा हो गया जस्ट। ठीक है, वास्तव में ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये सब किसकी करामत है ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये सब अपवर्तन की करामत है, अपवर्तन के कारण हमें ये दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम के अपवर्तनांक में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तित प्रकाश का मार्ग परिवर्तित हो जाता है। अपवर्तित जो प्रकाश का मार्ग जो रहता है वो क्या हो जाता है, परावर्तित नहीं, परिवर्तित मतलब चेंज हो जाता है, यहाँ पे बदल जाता है। ये समझ लीजिए, यहाँ पे परिवर्तित, आप कंफ्यूज नहीं होना, बदल जाता है। ठीक है, अपवर्तित प्रकाश का मार्ग क्या बदल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी जो शब्द है, जो शब्दावली वो आपस में कंफ्यूज करने वाली। ठीक है, आगे समझ में, दोनों चीजें, आभासी गहराई, आभासी और वास्तविक गहराई, दोनों तरफ से हमने देख लिया। सघन से विरल देखते हैं और विरल से सघन हमने देख रहे हैं। ठीक है, एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। विरल से सघन में यदि देखेंगे, विरल से सघन में देखेंगे तो ये क्या होगी, ऊपर ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, जो वस्तु पड़ी रहेगी या फिर जो गहराई है ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। और यदि हम क्या करेंगे, सघन से विरल में देखेंगे तो दूर दिखाई देगी। ठीक है, क्या होगी, दूर दिखाई देगी, वस्तु की स्थिति वो हमें दूर दिखाई देगी। ठीक है, आगे समझ में दोनों। अब दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण और देख लेते हैं हम। ठीक है, सूर्यास्त के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना, यह अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी क्षण टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ये भी किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। जल से भरे बर्तन की पेंदी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये एग्जांपल हमने देख ली, जो पेंदी में यदि पेंदी की जो गहराई है, या फिर जल के हमने ग्लास वाला एग्जांपल लिया था, ग्लास में उसकी जो पेंदी है उसकी गहराई ऊपर उठाई देती है। इसी प्रकार से जल से भरे बर्तन की पेंदी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। आकाश में तारे का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और देखते हैं आगे।
और इसके जो उदाहरण है वो और देख लेते हैं। ठीक है, तारे व सूर्य वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखते हैं, वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखते हैं। तो दूर कब देखेंगे, दूर कब देखेंगे बताइए आप, दूर कब देखेंगे? जब हम सघन से विरल में देखेंगे, सघन से विरल में देखेंगे, विरल में देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, विरल में देखेंगे। जो अभी हमने जो कंडीशन पढ़े ना, ठीक है, आभासी और वास्तविक के बारे में जो पढ़े ना गहराई, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, जो हम माध्यम के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे देखिए, सघन से विरल में हम देखेंगे। हम रहते हैं सघन में, सघन यहाँ पे हमारा जो जो है, ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे जो जो घनत्व है वो अधिक है, यहाँ पे घनत्व अधिक है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो घनत्व कम होता जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस वाली जो जो यहाँ पे शब्दावली है उससे समझते हैं, जो परिभाषा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व क्रमशः कम होने लगता है। वायु का जो घनत्व है जो वो क्या होगा, क्रमशः कम होने लगेगा, धीरे धीरे कम होगा, और जिससे अपवर्तनांक भी कम होने लगता है। ठीक है, क्या होगा, वायु का घनत्व कम होगा, उससे अपवर्तनांक कम होगा। अतः इसका मतलब क्या आता है, पृथ्वी की सतह के निकट वायु का घनत्व अधिक होने के कारण सघन माध्यम निर्मित होता है। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था ना, ये क्या होता है, पृथ्वी की सतह के निकट वायु का घनत्व अधिक होने के कारण यहाँ पे सघन माध्यम निर्मित होता है। ठीक है, तथा ऊंचाई बढ़ने व घनत्व कम होने के कारण विरल माध्यम निर्मित होता है। यहाँ पे देखिए, ये हम ये मान लीजिए हम ये पृथ्वी वाला एरिया है। ठीक है, पृथ्वी में ये विभिन्न विभिन्न तरीके से ये जो है घनत्व कम होता जा रहा है। यहाँ पे घनत्व अधिक है, अधिक, फिर यहाँ से धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ की तुलना में जो ऊपर रहेगा, ठीक है, जो तारे और जो सूर्य है, ठीक है, उसकी जो उसका जो माध्यम है उसकी तुलना में क्या है, यहाँ पे जो है इसका जो माध्यम है वो सघन है। ठीक है, इसका घनत्व अधिक है, प्रकाश की घनत्व इसका अधिक है, जो हमारे आसपास है। ठीक है, उसकी तुलना में, इसकी तुलना में जहाँ पे माध्यम, जहाँ पे तारे और सूर्य है, तारे और सूर्य है, इसकी तुलना में यहाँ पे माध्यम जो इसका प्रकाशीय घनत्व अधिक है जो हमारे पास में। ठीक है, और ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे माध्यम कौन सा हो जा रहा है, विरल, प्रकाशीय घनत्व कम हो जा रहा है इसकी तुलना में, तो क्या हो जा रहा है, विरल। ठीक है, ये आप यदि आप ये इसको, ये टॉपिक्स को समझते आ रहे होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सघन से विरल में, सघन से हम विरल में देख रहे हैं। ठीक है, सघन से विरल में जब देख रहे हैं, सघन से विरल में देखते हैं तो क्या होता है, सघन से विरल में देखते हैं तो हमें दूर दिखाई देता है। ठीक है, सघन से विरल में हम देखते हैं दूर दिखाई देता है। ये ऐसे यहाँ पे हम देखे थे ना इस वाले एग्जांपल में, तो सघन से विरल माध्यम में जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमको दूर दिखाई देती है, यही कारण है। ठीक है, यही कारण है कि हमको तारे व जो सूर्य है वो अधिक ऊंचाई पर दिखते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें आगे क्या है, पृथ्वी की सतह से लगभग 300 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल पाया जाता है। सुदूर तारे व सूर्य से आने वाली किरणें, प्रकाश किरणें वायुमंडल में क्रमशः विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, सघन, विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, फलस्वरूप वह अभिलंब की ओर झुकती चली जाती है। अंत में जब ये किरणें प्रेक्षक की आंख में प्रवेश करती है, प्रेक्षक की आंख में प्रवेश करती है तो तारे या सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे समझ में यहाँ पे कैसा हो रहा है, क्या कंडीशन बन रही है। यहाँ पे देखिए, ये विरल है और ये सघन है। ठीक है, विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। विरल ऊपर वाला जो माध्यम है, यहाँ पे तारे वगैरह है। ठीक है, सघन माध्यम यहाँ से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये अभिलंब ले लीजिए, ये अभिलंब है। ठीक है, यहाँ से जब ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस कारण हमें क्या होता है, ये क्या दिखाई पड़ते हैं, ये दिखाई पड़ते हैं हमें ऊंचाई पे। ठीक है, ये ऊंचाई पे दिखाई पड़ते हैं। जो आभासी गहराई और वास्तविक गहराई वाला जो कंसेप्ट है उसको भी यूज करेंगे तो यही आएगा। और यहाँ पे ये कंसेप्ट दोनों एक ही है। ठीक है, ये आभासी गहराई, वास्तविक गहराई, वो हम, ये कंसेप्ट दोनों एक ही है, माध्यम का जो फर्क है उसके कारण ये हो रहा है। तो ये भी हम यहाँ पे भी उसी को अप्लाई करके ये देख रहे हैं कि तारे व सूर्य की ऊंचाई तारे व सूर्य वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखते हैं। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, आगे ना समझ में नहीं आया हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नहीं आया है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए कि आ गया है या नहीं आया है।
आगे चलते हैं। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन ग्रह या चंद्रमा नहीं। जो तारे हैं टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन ग्रह या चंद्रमा नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? देखते हैं। पृथ्वी के समीप वायु परतों का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, पृथ्वी के समीप वायु की जो परतें हैं उसका घनत्व अधिक है, जिससे अपवर्तनांक भी अधिक होता है। ठीक है, ऊपर जाने पर वायु की परतें विरल होती जाती है। ठीक है, ये सघन है, ये सघन है, ये सघन 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 सघन, यहाँ पे सघन बहुत बहुत डेंस है। ठीक है, बहुत डेंस है, बहुत डेंस है। ठीक है, पृथ्वी के सतह के पास, और यहाँ पे जैसे ऊपर आ रहे हैं हमें, ये क्या होती आ रही, विरल होती आ रही, दूर दूर होती आ रही, ये परते के हिसाब से। ठीक है, तो ऊपर जाने पर वायु की परतें विरल होती जाती है। वायु की विभिन्न परतों में वायु कणों की गतिशीलता तथा ताप परिवर्तन के कारण उनका घनत्व परिवर्तन होते रहता है। किस कारण घनत्व में परिवर्तन होता है? यहाँ पे वायु कणों की गतिशीलता तथा ताप परिवर्तन के कारण उनका जो घनत्व है वो परिवर्तित होता रहता है, जिससे प्रकाश किरणों का मार्ग भी लगातार परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, प्रकाश किरणों का मार्ग भी लगातार परिवर्तित होता रहता है। फलस्वरूप आंख में प्रवेश करने वाली किरणों की संख्या भी परिवर्तित होती रहती है। अतः तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये विरल माध्यम है, ये दूर दूर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह पर आएंगे तो ये माध्यम क्या होते जाएगा, सघन होते जाएगा, सघन होते जाएगा, सघन होते जाएगा। ठीक है, ये सघन हो गए, सघन हो गए, इस प्रकार से ये सघन हो गए। यहाँ से ऊपर आएंगे तो विरल हो गए, ये विरल हो गया, और यहाँ तक क्या है, ये सघन, इतना सघन है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ कोई तारा है। ठीक है, यहाँ पे कोई तारा है या सूर्य है। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यदि ये प्रकाश किरण आएगी, ये गई, फिर ये गई, फिर यहाँ से ऐसा ऐसा, ये विभिन्न माध्यम से होती हुई आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये विरल से फिर सघन में आ रही है। ठीक है, तो विरल से सघन में आ रही है, तो हमको ये क्या क्या दिखाई देगी, हमको यहाँ पे टिमटिमाते हुए दिखाई देगी। ठीक है, जो जो क्या होगी, फलस्वरूप क्या होगी, आंख में प्रवेश करने वाली जो किरणों की संख्या है परिवर्तित होते रहती है। ठीक है, जो किरणों की संख्या है वो क्या परिवर्तित होते रहती है। अतः तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। लगातार ये अपना मार्ग बदलते रहते हैं। किसके कारण? वायु के किरणों की गतिशीलता और ताप में परिवर्तन के कारण इनका जो घनत्व रहता है वो चेंज होता रहता है। जो माध्यम है उसके कारण यहाँ पे क्या, ये अपना जो मार्ग है लगातार परिवर्तित करते रहते हैं। इस प्रकार जब लास्ट में हमें दिखाई देते हैं तो क्या, किस फॉर्म में दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए। ठीक है, अब एक कंडीशन और है, तारे तो टिमटिमाते हुए हमें दिख गए, लेकिन ग्रह और चंद्रमा ग्रह और चंद्रमा हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ग्रह या चंद्रमा तारों की अपेक्षा कम दूरी पर होते हैं। जो ग्रह है और जो चंद्रमा है, तारों की अपेक्षा कम दूरी पर, तारे बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, आपने भूगोल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि तारे बहुत दूर दूरी पर स्थित होते हैं। ग्रह और चंद्रमा हमारा उपग्रह है। ठीक है, और जो ग्रह यानी जो अन्य ग्रहों की बात हो रही है यहाँ पे, बुध शुक्र मंगल वगैरह, ये ठीक है, बृहस्पति वगैरह, ये जो ग्रह है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रह या चंद्रमा तारों की अपेक्षा कम दूरी पर होते हैं। इनसे आने वाली प्रकाश किरणों की संख्या इतनी अधिक होती है कि वायु परतों के घनत्व परिवर्तन के कारण प्रवेश आंख में प्रवेश करने वाली किरणों की संख्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी, ये पास में है, तो पास में होने के कारण ये जब हम यहाँ से देखते हैं, पृथ्वी से देखते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी से हम देखेंगे तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये इनकी संख्या बहुत अधिक होती है पास में होने के कारण। पास में होने के कारण ये प्रकाश किरणों की संख्या अधिक होती है, तो हमारे आंखों में इसका परिवर्तन नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो अतः ग्रह या चंद्रमा टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। आगे समझ में? ठीक है, दोनों कंडीशन में। अब जो और है यहाँ पे उदाहरण, तालाब की तली का ऊपर उठाई देना, सीधी क्षण का पानी में मुड़ा हुआ दिखाई देना, सूर्य का क्षैतिज के नीचे होने पर भी सूर्य का क्षैतिज के नीचे होने पर भी दिखाई देना। ठीक है, आदि अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, आगे समझ में? ये है उदाहरण अपवर्तन के। अगला टॉपिक है यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है देखते हैं हम। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से, प्रकाश का जो अपवर्तन है वो निर्वात से किसी अन्य माध्यम जैसे द्रवों में हो, तो हो तब उसका जो अपवर्तनांक है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात से यदि किसी माध्यम में हो रहा है तो उसका जो अपवर्तनांक है वो क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, प्रकाश का जो अपवर्तन है, फिर से समझिए यहाँ पे,
जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम कोई भी हो सकता है जैसे द्रव हो गया में हो, तब उसका अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य वाली किरणों के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। जो अलग अलग तरंगदैर्ध्य वाली किरणें रहेगी उनके लिए जो अपवर्तनांक है वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कंडीशन क्या है। यहाँ पे पदार्थ है तरल पदार्थ है, ठीक है, और यहाँ पे है ये पदार्थ क्या, ठोस पदार्थ है। उस कंडीशन में देख लेते हैं। जब निर्वात से इसमें आएगी तो अब अपवर्तनांक की स्थिति क्या होगी। वायु में होगा अपवर्तनांक कितना, 1, जल में अपवर्तनांक 1.13, अल्कोहल में अपवर्तनांक 1.36, केरोसिन में अपवर्तनांक 1.14, तारपीन का तेल का अपवर्तनांक तेल में अपवर्तनांक क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.41, ग्लिसरीन में अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.47। यदि ठोस पदार्थ की बात करें उसमें अपवर्तनांक देखें तो बर्फ में 3.31 हो जाएगा, क्राउन कांच में 1.52 अपवर्तनांक हो जाएगा, और यहाँ पर ठीक है सेंधा नमक यहाँ पे इसमें 1.54 अपवर्तनांक हो जाएगा इसका, माणिक 1.76, हीरा का 2.42, ये अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है अब देखते हैं। क्रांतिक कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिए। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, कौन से माध्यम से, सघन से विरल, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो उनके अभिलंब पर, उनके जो अभिलंब है उस पर आपतन कोण का वह मान। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई, सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो यहाँ पे देखिए उनके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, ठीक है, क्रांतिक कोण कहलाता है। आया समझ में। तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। देखिए ये माध्यम है, ये सघन है, ये सघन माध्यम है, और ये विरल माध्यम, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो यहाँ पे आपतन कोण का मान ऐसा हो जाए कि ये कितना हो जाए, यहाँ पे आपतित कोण का मान, जो अपवर्तित कोण का मान सॉरी जो आर होगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आपतित किरण का मान यहाँ पे किससे दर्शाते हैं हम, आई से दर्शाते हैं, और जो अपवर्तित किरण का मान किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। जो ये जो आई वाला जो कोण रहेगा वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। ठीक है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए तो वो कहलाएगा क्रांतिक कोण। ठीक है, कुछ पदार्थों का क्रांतिक कोण यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ पदार्थों का क्रांतिक कोण, पदार्थ यहाँ पे पानी का क्रांतिक कोण है 48.75 डिग्री या अंश। फ्लिंट कांच का क्रांतिक कोण है 37.31 अंश। पदार्थ यहाँ पे अगला क्राउन कांच का क्रांतिक कोण है 41.14 अंश। हीरे का क्रांतिक कोण है 24.41 अंश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 1 मिनट टाइम देख लेता हूँ, अब ज्यादा तो नहीं हो रहा है। चलिए ये देख लेते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देख लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश की किरणों द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय, कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के से अधिक हो जाए। ठीक है, फिर से समझिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से। प्रकाश की किरणों द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का मान यानी आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। क्रांतिक कोण क्या था यहाँ पे देखिए, क्रांतिक कोण क्या था, ये आपतन कोण का वह मान जिसके लिए आपतित कोण का मान 90 अंश हो जा रहा था। ठीक है, ये 90 अंश हो जा रहा था। ये वाला कोण क्या कहलाता था, आई वाला क्या कहलाता था फिर, क्रांतिक कोण। ठीक है, यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो जा रहा है, क्या यहाँ पे किसका मान हो जा रहा है, यहाँ पे आपतन कोण का मान
क्रांतिक कोण से अधिक हो जा रहा है, जितने मान से आ रही है उससे उससे यदि 90 डिग्री पे जा रहा है तो उसको क्रांतिक कोण बोलेंगे आई वाले को, ठीक है। और यदि 90 अंश से भी अधिक हो रहा है इसका मान, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 अंश से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रांतिक कोण से इसका मान यदि अधिक हो जाएगा तो प्रकाश किरणें विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती है, ठीक है। क्या नहीं करती है, विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती यदि क्रांतिक कोण से मान से अधिक हो जाए तो, ठीक है। क्रांतिक कोण के मान से अधिक, क्रांतिक कोण कौन सा कोण कहलाएगा, आपतित कोण का वह मान जिसके लिए जो अपवर्तित किरण है उसका मान 90 अंश हो जाए, ठीक है। और यदि आपतित कोण ऐसा मान आया आपतित कोण का कि 90 अंश से अधिक हो जाए इसका मान, ठीक है, 90 अंश से अधिक नहीं, सॉरी, यहाँ पे आई का मान, जैसे यहाँ समझिए आई का मान यदि 30 अंश में यदि आर इसका हो जा रहा है 90 अंश, ठीक है, बहुत ही आसानी समझिए। आई का मान यदि 30 है तो यहाँ पे किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम में एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, 30 है तो यहाँ पे इसका मान यदि 90 अंश हो जा रहा है तो उसी सेम कंडीशन में यदि हम क्या लेंगे, यहाँ पे ज्यादा लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पहले क्रांतिक कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रांतिक कोण हो जा रहा है, ठीक है, क्रांतिक कोण ये होगा। अब यहाँ पे यदि क्रांतिक कोण से अधिक यानी 30 डिग्री से अधिक यहाँ पे होने की बात करें, 90 से अधिक नहीं होगा, 30 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है। क्रांतिक कोण यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री से अधिक यदि 40 डिग्री पे यदि किरण जो आपतित होगी उस वाली कंडीशन में क्या होगा, उस वाली कंडीशन में जो प्रकाशित किरण है वो दूसरे माध्यम में न जाके परावर्तित हो जाएगी, यानी उसी माध्यम में वापस हो जाएगी, पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी। ये यहाँ पे कहने का ये मतलब है, ठीक है। क्या होगा, बल्कि पूर्णतः परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाएगी, ठीक है। ये सघन माध्यम से आ रही है, सघन से आ रही है विरल में, तो सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगी, ठीक है। इस परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। इस परावर्तन को क्या कहा जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे समझ में, आगे चले। इस वाली कंडीशन में क्या होगा, अब प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस वाली कंडीशन में, किस वाली कंडीशन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली कंडीशन में प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिस भी पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह सतह चांदी की तरह चमकदार दिखाई देती है। किसकी तरह, चांदी की तरह चमकदार दिखाई देती है वो सतह। इसके एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो आपको ये और समझ में आएगा कि चांदी की तरह क्यों दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे हम इसके पहले शर्तें देख लेते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक दशाएं देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, प्रकाश का गमन सघन से विरल माध्यम में ही होना चाहिए, तब होगा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दो कंडीशन यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ठीक है। आगे समझ में, तब ये क्या हो जाएगी, परावर्तित है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आई का मान ये है और ये आर इस प्रकार भाग जा रहा है, तो यहाँ पे जो सेटअप है, ठीक है, ये है, इसमें हो जाएगा परावर्तित, जो प्रकाश किरण है वो परावर्तित हो जाएगी। ये दो कंडीशन यदि सेटिस्फाई करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रकाश की जो किरण है वो परावर्तित हो जाएगी वापस सघन माध्यम में। आगे चलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अब जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो परावर्तक जो सतह रहेगी, जो पृष्ठ रहेगा वो चमकदार दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले इसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर झील या पानी होने का भ्रम होता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में यदि यात्रा कर रहे हैं तो वो जो यात्री रहते हैं उन्हें कुछ दूरी पर झील या पानी होने का भ्रम होता है। उन्हें पेड़ पौधे के प्रतिबिंब भी दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे उसके प्रतिबिंब भी दिखाई देते हैं, किंतु वहां पहुंचने पर झील या पानी का नामो निशान नहीं होता है, ठीक है। ये ऐसा होता है जब रेगिस्तान में जब यात्रा करते हैं तब इस तरह की जो कंडीशन वो बनती है। आपने किया होगा तो आपको पता होगा, या फिर आपने टीवी पर देखा होगा। तो इस प्रकाशीय दृष्टि भ्रम को, जो इस प्रकाशीय दृष्टि भ्रम जो है, इसको रेगिस्तान में मरीचिका बोलते हैं, रेगिस्तान में मरीचिका, ठीक है, रेगिस्तान मरीचिका इसी को बोलते हैं। इसे मृग तृष्णा भी कहते हैं, मरीचिका या मृग तृष्णा, ठीक है, मरीचिका या मृग तृष्णा भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में प्यासे हिरण को कुछ दूरी पर जलाशय दिखाई देता है, किंतु वहां पहुंचने पर जलाशय नहीं होता है और वह प्यासा ही रह जाता है, अतः इसे मृग तृष्णा नाम दिया गया है। किस वाली कंडीशन में, जब ग्रीष्म ऋतु में प्यासे हिरण को कुछ दूरी पर जलाशय दिखाई देता है किंतु वहां पहुंचने पर जलाशय नहीं होता है और वह प्यासा ही रह जाता है, तो अतः इसे क्या बोलेंगे, मृग तृष्णा का नाम दिया गया है। इससे क्या 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 नाम दिया गया है, मृग तृष्णा। अगला यहाँ पे देखते हैं प्रकाशिक तंतु।
जो फाइबर ऑप्टिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, जिसमें जो कंप्यूटर में जो सिग्नल जिसमें ट्रैवल करते हैं ना, वो होता उसमें ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, वो फाइबर ऑप्टिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या है, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है। पहले तो पूछा जाएगा कि प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ये यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद हम देखते हैं क्या, यह जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नलों को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग में अल्प या लंबी दूरी तक भेजा जाता है, ठीक है, जिसकी सहायता से क्या क्या किया जाता है, प्रकाश सिग्नलों को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े से अल्प या लंबी दूरी के लिए भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ पे तीव्रता यहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है, इस वाली कंडीशन में। यहाँ पे देखिए, हमने जब पढ़ा था तीव्रता, वहाँ पे कोई, यहाँ पे देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या हो रही थी, तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तीव्रता में यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसी तीव्रता के साथ हम पहुँचा रहे हैं, ठीक है, ये के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग में, टेढ़े मेढ़े मार्ग है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि जो प्रकाशित तंतु जो लाइन रहेगी वो सीधी सीधी रहेगी, ऐसा तो नहीं होगा, टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, टेढ़े मेढ़े मार्ग या अल्प दूरी पर भेजा जाता है, ठीक है, जो वहाँ पर प्रकाश रहेगा, जो ट्रेवल कराया जाएगा, वो उसकी बात हो रही है। प्रकाशित तंतु के मुख्य 3 भाग होते हैं, क्रोड, क्लैडिंग और सुरक्षा जैकेट। यहाँ पे क्या है देखिए, क्रोड यहाँ पे देखिए, ये वाला है अंदर वाला, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्लैडिंग, इसके बाहर वाला क्लैडिंग हो जाएगा, फिर जो बाहर की जो कोटिंग, ठीक है, कोटिंग को बोलेंगे हम सुरक्षा जैकेट, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, कैसे काम करेगा। प्रकाशिक तंतु के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। प्रकाशिक तंतु जो रहेगा उसके केंद्रीय भाग को बोलेंगे क्रोड, जो उच्च क्वालिटी के कांच, सिलिका आदि का बना होता है। किससे बना होता है, जो क्रोड रहता है वो बना होता है कांच या सिलिका, ठीक है, कांच और सिलिका से बना होता है, कांच या सिलिका से बना होता है। इसका व्यास 5 से 100 माइक्रोमीटर 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। क्रोड के ऊपर कांच या प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई होती है। क्रोड के ऊपर कौन सी, क्रोड या कोर से बोलेंगे, इसके ऊपर कांच या प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई होती है, जिसे क्लैडिंग कहते हैं। इसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई रहेगी ना, उसे बोलेंगे हम क्लैडिंग। क्लैडिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रोड के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होता है। क्या होता है, क्लैडिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रोड के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होता है। क्लैडिंग का व्यास 100 से 400 माइक्रोमीटर होता है। इसका जो क्लैडिंग रहेगा, इसका जो व्यास रहेगा कितना रहेगा, 100 से 400 माइक्रोमीटर, ठीक है। यहाँ पे इसका व्यास कितना था, जो कोर है या क्रोड है, 5 से 100 माइक्रोमीटर था, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए क्लैडिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रोड के पदार्थ के अपवर्तनांक से भी कम है यहाँ पे, ठीक है। ये तीन चार कंडीशन हमने देख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं आगे। सबसे बाहरी परत को सुरक्षा जैकेट कहते हैं। जो सबसे बाहरी परत जो रहेगी कोटिंग, इसको बोलेंगे सुरक्षा जैकेट, इंग्लिश में कोटिंग और हिंदी में सुरक्षा जैकेट। यह है विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। किससे बना होता है, विद्युत रोधी पदार्थ से बना होता है, जो प्रकाशीय तंतु को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रकाशीय तंतु सीधा या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है। इसके निम्नलिखित उपयोग है। पहला है प्रकाश सिग्नलों को बिना तीव्रता के 6 के कई किलोमीटर की दूरी तक भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा है दूर संचार में सिग्नलों को संप्रेषित किया जाता है। यह एक साथ कई सिग्नलों को बिना व्यवधान के भेज सकता है। तीसरा है इनका उपयोग करके वस्तु के प्रतिबिंबों को भी दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाया जाता है। 3 उपयोग ये हो गए। चौथा है चिकित्सीय एवं प्रकाशीय परीक्षण में प्रकाश की नली की भांति इनका उपयोग किया जाता है। प्रकाश नली को पेट के अंदर डाल दिया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश को शरीर के अंदर भेजकर आंतरिक भाग जैसे आमाशय, आंत आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके यूजेस हम देख चुके हैं, 4 यूज है, और भी जो बाकी चीजें इसके बारे में समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। तीसरा ठंडे देशों में मरीचिका। ठंडे देशों में समुद्र के पास खड़े प्रेक्षक को, समुद्र के पास प्रेक्षक यानी कोई व्यक्ति भी खड़ा है या कोई प्रेक्षक है, ठीक है, उसको दूर से आता हुआ जहाज हवा में उल्टा हुआ प्रतीत होता है।
दूर से आता हुआ जहाज क्या क्या देता है, हवा में उल्टा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। ठीक है, प्रतीत होता है या दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे शब्दों के हेर फेर में थोड़ा सा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जहाज हवा में उल्टा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इस प्रकाशीय दृष्टि भ्रम को हम बोलेंगे ठंडे देशों की मरीचिका। ठंडे देशों की मरीचिका बोलेंगे। ठीक है, एक होती गर्म देशों की मरीचिका, एक होती ठंडे देशों की मरीचिका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गरिस्तान मरीचिका और ये है ठंडे देशों में मरीचिका। ठीक है, हीरे का चमकना, इसका देखते हैं। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 तथा क्रांतिक कोण होता है 24.41 अंश। ठीक है, जो बहुत ही कम होता है, जो अपवर्तनांक होता है जो बहुत ही कम होता है। हीरे को इस प्रकाश से काटा जाता है कि जब भी प्रकाश इसके किसी फलक पर आपतित हो। ठीक है, हीरे को इस प्रकार से काटा जाता है कि जब भी प्रकाश इसके किसी फलक पर आपतित हो तो आपतन कोण का मान 24.41 अंश से अधिक हो। अतः जब प्रकाश हीरे पर गिरता है, इस कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश हीरे पर गिरेगा तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीरे में क्या होगा, बार बार उस हीरे में कोई प्रकाश जाएगा तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, ये इतना सारा आप ये सब मत लिखना। यदि आप किसी सामान्य विज्ञान से संबंधित विषय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सामान्य विज्ञान में इतनी सारी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये लिख सकते हैं कि इसका जो अपवर्तनांक इतना होता है, क्रांतिक कोण इतना होता है। यहाँ पे फिर जब वहां पे जब प्रवेश करेगा, प्रवेश करेगी प्रकाश की किरण, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, बार बार होता है। ठीक है, तो इस कारण क्या होगा, प्रवेश किया हुआ प्रकाश उन्हीं कुछ बिंदुओं से बाहर बाहर निकलता है जहां आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होता है। ठीक है, जब प्रकाश इन बिंदुओं से निश्चित दिशा से बाहर निकलता है तो हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आप समझिए मैंने क्या बताया आपको लिखने का। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। उसके बार बार होता है, ये चीजें बार बार होती है, इसलिए क्या होता है, ये हीरा जो होता है चमकता है। ठीक है, आगे समझ में, समझदार को सारा काफी। चलिए आगे चलते हैं। वस्तु के रंग का जो निर्धारण वो करेंगे। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग, अपारदर्शी मतलब जिसका आर पार नहीं देखा जा सकता है। ये प्रकाश आई, जो प्रकाश किरण आ रही है, जो भी है, इधर की वस्तुएं जो है इधर से नहीं देखी जा सकती, या इसको हम बोलेंगे अपारदर्शी। ठीक है, इसे अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या करता है, किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश पर निर्भर करता है। रंगों का वर्गीकरण हम देखते हैं। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जरूरी नहीं जो चीज प्राथमिक और द्वितीयक हो वो तृतीयक भी हो, कुछ चीजें यहाँ पूरक भी हो जाती है। ठीक है तो यहाँ पे देखिए, प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग है और ये पूरक रंग। इसको तृतीयक के नाम से नहीं जानते, इसको जानते पूरक के नाम से। ठीक है, यार मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा है नहीं। तो ये हम देख लेते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग। ठीक है, प्राथमिक रंग यहाँ पे देखते हैं। जहाँ पे मजाक कर रहा हूँ उतने चीज बस मजाक की है, बाकी सब सीरियस है। ठीक है नहीं तो बोले सर मजाक कर रहे हैं, इनको सीरियस नहीं लेना। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरियस यदि होंगे तो सीरियस व्यक्ति कहाँ जाते हैं, सीरियस लोग हम पहुँचाते हैं हॉस्पिटल। इसलिए हॉस्पिटल यदि नहीं जाना है इलाज करने वाली वो डॉक्टर की बात अलग हो जाती है। यदि वो व्यक्ति सीरियस है तो उसको ले आते हैं हॉस्पिटल। ठीक है, इस प्रकार कंडीशन ना बनाए। जो भौतिकी जो है एकदम मजे से पढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हम जो डेली लाइफ में चीजें हो रही उसका कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रकाश है, प्रकाश संबंधित जो हमने बहुत सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, उसका जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इस प्रकार हम साइंस में यही चीजें हम देखते हैं। तो हमारा जो माइंड है एकदम यहाँ पे एक्टिव रहना चाहिए। और यहाँ पे बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। ठीक है, अब प्राथमिक रंग देख लेते हैं। प्राथमिक रंग अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते हैं। जो प्राथमिक रंग होते हैं अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते, बल्कि इन रंगों को उचित अनुपात में मिश्रित कर अन्य सभी रंगों को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो प्राथमिक रंग होते हैं वो अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते, बल्कि इन रंगों का उचित अनुपात में मिश्रण करके हम क्या करेंगे, अन्य रंगों को प्राप्त करेंगे। प्रकाश के 7 रंगों में, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, उसमें लाल, हरा और नीला, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू,
ठीक है, यानी RGB जो रहेगा वो प्राथमिक रंग है। ठीक है, जब भी आप किसी ग्राफिक डिजाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर में ये काम किए होंगे, जैसे फोटोशॉप की बात करें तो वहाँ पे कलर चूज करने को देता है RGB। ठीक है, वो क्यों देता है? क्योंकि ये प्राथमिक रंग है, इससे मिलकर अन्य रंग बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब द्वितीयक व पूरक रंग क्या होते हैं? द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से जो रंग प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? द्वितीयक रंग। इन रंगों का संयोजन तथा उनसे प्राप्त रंग निम्न निम्न होता है। ठीक है, ये देखते हैं, हरा और लाल को मिलाएंगे तो होगा पीला। ठीक है, यहाँ पे RGB हम तीनों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, तीनों को एक एक करके मिलाएंगे, एक एक मतलब जो जोड़े बना के। तो यहाँ पे देखिए, हरा और लाल इन दोनों को शादी कराया तो पीला, जो इनका शिशु है पीला निकला है। मतलब इस प्रकार याद कर लो। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, पर देखिए, चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ी बहुत मजाक मस्ती चलते रहना चाहिए क्लास में, नहीं तो फिर नींद आने लगती है। ठीक है, यहाँ पे हरा और लाल को प्लस करेंगे तो हो जाएगा पीला। यहाँ पे नीला प्लस लाल हो जाएगा तो यहाँ पे जो जो अंतिम जो कलर निकलेगा वो है मैजेंडा हो जाएगा। यहाँ पे नीला और हरा हो जाएगा। नीले और हरा को मिक्स करेंगे तो हो जाएगा मोरपंख नीला। ठीक है, पीकॉक ब्लू और सियान। ठीक है, सियान बोलते हैं इसको, सियान। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पूरक रंग देखते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से प्राप्त प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग पूरक रंग कहलाते हैं। ठीक है, पहले क्या थे? RGB थे, RGB से फिर ये फिर ये दूसरे रंग बने, दूसरे फिर ये आ रहे। ये क्या प्राथमिक और द्वितीयक से जब और मिलाएंगे तो उनको बोलेंगे पूरक रंग। इसका उदाहरण निम्नवत है। यहाँ पे लाल और मैजेंडा को मिलाएंगे तो सफेद बनेगा, हरा और मैजेंडा को बनाएंगे तो सफेद बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा पूरक रंग। इस प्रकार से ही होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही आसानी से आपको बताने का प्रयास किया है, और यहाँ पे जो डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी, और बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। यदि चीज़ें समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और जो भी MPPSC 2020 की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो क्रमबद्ध तरीके से पूरा कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि चैनल पर अपलोड हो रहे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और यदि दूसरी कंडीशन ये भी कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों की है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर बताएं, ताकि हम जो अगला कंटेंट हम लाएंगे उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप MPPSC और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा MPPSC और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं, MPPSC और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो MCQ वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने MCQ का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ PDF और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ MPPSC T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस। और ये जो पेपर होगा इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है? यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स, और PDF नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है? आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा, और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन, आप देख सकते हैं बाद में, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए।
अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एमपीएसआई का बैच है और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए एमपी पुलिस संबंधित है और जो अन्य बैच आपने जो आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।